गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है जैव रसायन। आप लोगों को बता दूं, ये प्रॉपर केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसको आप लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या आ रही है। विद्यार्थियों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप 10वें चैप्टर के बारे में बताओ, तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे जैव रसायन चैप्टर को बहुत विस्तार से। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर से आपको सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, आधे नंबर के, 1.5 नंबर के, 3 नंबर के। इसलिए ये जरूरी है कि हमें इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना है, यानी काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बारीकी से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। दूसरी चीज, ये चैप्टर जेट में भी बहुत गहराई से पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर हमारा काफी जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान तरीके से बिना रटे हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो मेरे साथ में अच्छी तरह से देखते हो शांत जगह पर बैठ के, तो दोबारा से इस चैप्टर को कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर का नाम, हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? जैव रसायन। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? जैव रसायन। अब पहली बात तो यही आती है कि सर जैव रसायन है क्या? जैव रसायन क्या है? जैव रसायन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। जैव रसायन क्या है? विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम जीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। जैव रसायन क्या है? जैव रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन की अगर हम बात करें तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, इस बायोकेमिस्ट्री शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया, बायोकेमिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपको बता दूं, कार्ल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? कार्ल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया? वर्ष 1903 में किया। बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कार्ल न्यूबर्ग ने। कब किया? वर्ष 1903 में किया। जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है बायो, जिसका मतलब क्या होता है? जैव। बायो का मतलब क्या है? जैव। और दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बायोकेमिस्ट्री शब्द के बारे में बताइए, तो शब्द के बारे में आपको केवल इतना लिखना है कि बायोकेमिस्ट्री शब्द दो शब्दों, बायो अर्थात जैव, केमिस्ट्री अर्थात रसायन से मिलकर बना है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कार्ल न्यूबर्ग ने वर्ष 1903 में किया। अगर परिभाषा पूछे तो फिर आपको ये ऊपर वाली दोनों लाइन बतानी है। नेक्स्ट में अगर चलूं अगले पॉइंट पर स्टूडेंट्स, तो आगे में क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम सजीवों के जैव अणु पढ़ेंगे। सजीवों का शरीर कौन कौन से जैविक पदार्थों के द्वारा बना हुआ होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शरीर की बात कर रहे हैं। और हम जान रहे हैं कि सजीव, हमारा जो शरीर है वो कौन कौन से जैविक पदार्थों के द्वारा बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में 3 प्रमुख जैविक पदार्थ होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सजीवों का शरीर कौन कौन से जैव अणुओं से मिलकर बना होता है, तो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। एक प्रश्न फिर और बना होगा आपके दिमाग में,
प्रश्न बना होगा कि सर शरीर में तो अमीनो अम्ल भी होते हैं, शरीर में तो एंजाइम भी होते हैं, शरीर में तो हार्मोन भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एंजाइम, हार्मोन, अमीनो अम्ल ये सभी किसका भाग है? ये सभी प्रोटीन का भाग है। अगर हम मुख्यतः बात करें सजीवों के शरीर में, तो 3 प्रमुख जैव अणु होते हैं, जिनका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इस पॉइंट से आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, जैव रसायन की परिभाषा। पहला पॉइंट, जैव रसायन की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा, जैव रसायन शब्द बिल्कुल क्लियर हो गया, कार्ल न्यूबर्ग ने दिया, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तीसरा, जीवों के शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या किसका बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। और यहां हमने कार्बोहाइड्रेट यानी जैव रसायन के सामान्य परिचय को कंप्लीट कर लिया, जहां से हमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस पूरे चैप्टर में आगे हम इन तीनों पॉइंटों के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपना? अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। ये चैप्टर हमारा काफी इंपोर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि ये काफी सरल लगेगा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को। चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद महत्व और उसके बाद प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो फिर आपका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। जनरली अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से। और लेटिन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। एक तो कार्बो, कार्बो का मतलब यहां क्या होता है? कार्बो का मतलब तो होता है कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन। और दूसरा है हाइड्रेट। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रेट का मतलब क्या है? जल। अब देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे। हम लिख सकते हैं कि कार्बन और जल के द्वारा बने हुए यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट शब्द लैटिन भाषा के कार्बो और हाइड्रेट शब्द से मिलकर बना है। यह कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और जल से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। अगर हम रासायनिक दृष्टि से बात करें, तो रासायनिक दृष्टि से इनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, रासायनिक दृष्टि से हम इनको पॉलीहाइड्रिक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है ये, क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हमारी परिभाषा क्या रहेगी? रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। एक और चीज हमें यहां से पूछी जा सकती है, हमें पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की सामान्य सूत्र की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सामान्य सूत्र क्या होगा? एक ही चीज आप लोग ध्यान रखेंगे सामान्य सूत्र में, CxH2O, सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O, जहां x का मान कितना होगा? 3 या 3 से अधिक। सामान्य सूत्र CxH2O और यहां x का मान 3 या 3 से अधिक होता है। ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के बारे में। यहां से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक, कार्बन और जल से मिलकर बने हुए यौगिक। रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CxH2O होता है। x का मान कितना होगा? 3
या 3 से अधिक होगा। ये बात किसकी हो गई? परिभाषा की हो गई। अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, महत्व। कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1.5 नंबर का। अगर मैं महत्व की बात करूं तो इसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य, ये शरीर में किसका स्रोत है? ऊर्जा, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। एक तो इससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। दूसरा, पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या होता है? पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण। तीसरी अगर मैं बात करूं, जो जीवों का कंकाल है, वो कंकाल का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, कंकाल का निर्माण। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा सर? तो आपसे केवल इतना सा प्रश्न पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर में कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। अभी तक 2 पॉइंट हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। कौन कौन से? परिभाषा और महत्व। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, एक जर्नल सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम सबसे पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। अगर स्टूडेंट्स में मोनोसैकेराइड की बात करूं तो ये क्या है? ये सबसे सरलतम शर्करा है। क्या है? सबसे सरलतम शर्करा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे सरलतम शर्करा कौन सी है? तो सबसे सरलतम शर्करा क्या है? मोनोसैकेराइड है। सर हम इनको सबसे सरलतम शर्करा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इनका जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? जब हम इनका जल अपघटन कराते हैं तो इनसे हमें सरल शर्करा प्राप्त नहीं होती, या इनका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता, इनसे हमें सरल शर्करा प्राप्त नहीं होती, इनको आगे अन्य शर्कराओं में विभाजित नहीं किया जा सकता। सर इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। अगर हम इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो स्टूडेंट्स इनका सामान्य सूत्र CH2O बाई होता है। क्या होता है? CH2O बाई, या हम कह सकते हैं CH2ON होता है, या N भी लिख सकते हैं अपन, CH2ON होता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इनके आगे वर्गीकरण के बारे में, इनका जो नामकरण किया जाता है, इनका जो नामकरण होता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न। वो अनुलग्न क्या लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, ओज अनुलग्न लगाया जाता है। इनके नामकरण के अंत में क्या लगाते हैं? ओज अनुलग्न लगाते हैं। जैसे मैं बात करूं ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, यानी नाम के अंत में क्या लगा रहे हैं? ओज लगा रहे हैं। तो इनका नामकरण करते समय अंत में क्या लगाया जाता है? ओज लगाया जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इनमें से जो प्रचलित हैं, क्या है? इनमें से जो प्रचलित हैं सबसे ज्यादा, वो क्या है? वो हेक्सोज हैं। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि सबसे प्रचलित मोनोसैकेराइड कौन से हैं? अगर मैं सबसे प्रचलित मोनोसैकेराइड की बात करूं तो वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो हैं आपके हेक्सोज। सबसे प्रचलित मोनोसैकेराइड कौन से हैं? हेक्सोज। ये बात हमारी किसकी हो गई? मोनोसैकेराइड की हो गई। अब आपको मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल भी तो पूछे जा सकते हैं कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया मोनोसैकेराइड को 4 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा भाग है? सबसे पहले 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइओज। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ट्राइओज। ठीक है सर। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? टेट्रोज, टेट्रोज। ठीक है सर। 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? पेंटोज। 5 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे? पेंटोज। और 6 कार्बन वाले को हम क्या कह रहे हैं?
इसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स हेक्सोज। इनको 4 भागों में बांटा गया है। आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को कितने भागों में बांटा गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो 4 भागों में, 3 कार्बन युक्त ट्राइओज, 4 कार्बन युक्त टेट्रोज, 5 कार्बन युक्त पेंटोज, 6 कार्बन युक्त क्या हुए, हेक्सोज हुए। अब सर 3 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड कौन सा है, प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखना डाई हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या कीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को क्या कहा जाता है, ट्राइओज। इसको हम दूसरा नाम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं इसको, ग्लिसरल्डिहाइड। इसको ग्लिसरल्डिहाइड का नाम भी दिया जाता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कह सकते हैं। सर 4 कार्बन युक्त कौन से हैं, तो इरिथ्रुलोज। क्या है, इरिथ्रुलोज। ये 4 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड है। सर जो 5 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड कौन से हैं, तो ध्यान रखना डीएनए और आरएनए। कैसे हैं, 5 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट बात करूं हेक्सोज कौन कौन से सबसे प्रचलित, तो हेक्सोज में एक तो आपका आता है ग्लूकोज, दूसरा आपका आता है गैलेक्टोज, और तीसरा यहां जो आपका आता है वो आता है फ्रैक्टोज। सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा 3 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड का नाम क्या है, तो 3 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड ग्लिसरल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। 4 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड कौन सा है, इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड डीएनए और आरएनए। 6 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। और सबसे प्रचलित मोनोसैकेराइड कौन से हैं, 6 कार्बन युक्त, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हेक्सोज कह सकते हैं। मेरे हिसाब से मोनोसैकेराइड बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैंने एक एक लाइन आपको बता दी एनसीईआरटी की, कहीं से भी बाहर प्रश्न नहीं जा सकता। अब हम दूसरी बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से भी देख सकते हो, ध्यान रखना। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अब सर ओलिगोसैकेराइड क्या है, जैसे मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि जो मोनोसैकेराइड है इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी जल अपघटन के बाद इनको सरल शर्कराओं में नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड का जब हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, तो जल अपघटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2 से 10 सरल शर्करा प्राप्त कर सकते हैं, 2 से 10 सरल शर्करा प्राप्त कर सकते हैं। अब वो परिभाषा क्या होगी, सर इसकी परिभाषा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी मोनोसैकेराइड का जल अपघटन कराने पर 2 से 10 सरल शर्कराएं प्राप्त होती हैं तो ऐसे सैकेराइड क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 सरल शर्कराएं प्राप्त होती हैं क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर होगी, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 सरल शर्कराएं प्राप्त होती हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। इनको शर्कराओं की संख्या के आधार पर या मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इनको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इनको डाइसैकेराइड भी कहा जाता है, डाइसैकेराइड। इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड भी कहते हैं, ट्राइसैकेराइड। इनको क्या कहा जाता है, टेट्रासैकेराइड भी कहा जाता है, टेट्रासैकेराइड। इनको पेंटासैकेराइड भी कहा जाता है, हेक्सासैकेराइड भी कहा जाता है। यानी कार्बन की संख्या के आधार पर या सरल शर्कराओं की संख्या के आधार पर इनको डाई, ट्राई, टेट्रा के नाम से जाना जाता है। जिनके जल अपघटन पर 2 शर्कराएं प्राप्त होंगी डाइसैकेराइड, जिनके जल अपघटन पर 3 शर्कराएं प्राप्त होंगी ट्राइसैकेराइड, जिनके जल अपघटन पर 4 शर्कराएं प्राप्त होंगी टेट्रासैकेराइड। जैसे मान लो मैं चीनी को घोलता हूं तो चीनी के जल अपघटन पर 2 शर्कराएं प्राप्त होती है मुझे, क्या, एक तो मुझे प्राप्त होगा ग्लूकोज और एक मुझे प्राप्त होगा फ्रैक्टोज। तो 2 प्राप्त हुई तो मैंने उसको क्या कह दिया, डाइसैकेराइड कह दिया।
प्रश्न आपको यही पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा सर? प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि सबसे प्रचलित मोनोसैकेराइड कौन से हैं, वो डाई ओलिगोसैकेराइड। जैसे प्रचलित मोनोसैकेराइड कौन से थे? हेक्सोज 6 कार्बन युक्त। प्रचलित ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं? तो वो होते हैं डाईसैकेराइड। ध्यान रखना क्या होते हैं? डाईसैकेराइड। सबसे प्रचलित ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं? डाईसैकेराइड। सर डाईसैकेराइड का सूत्र क्या होता है? आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। अगर मैं डाईसैकेराइड के सूत्र की बात करूं तो इनका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। डाईसैकेराइड का सूत्र क्या होगा? C12H22O11। आपसे पूछा जा सकता है कि डाईसैकेराइड का सूत्र क्या है? तो C12H22O11। C12H22O11। नेक्स्ट में बात करूं सर डाईसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो एक तो कौन सा है, मैं सबसे मोस्ट आपको बता दूं, एक तो क्या है? सुक्रोज। एक तो क्या हुआ? सुक्रोज। सुक्रोज डाईसैकेराइड है। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें? एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरा हमें मिलता है फ्रैक्टोज। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि सुक्रोज के जल अपघटन पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरे कौन से हैं, तो दूसरे जो हैं आपके वो है लैक्टोज, लैक्टोज। अब लैक्टोज के जल अपघटन पर क्या प्राप्त होगा सर? तो ध्यान रखना एक अणु तो किसका प्राप्त होगा? ग्लूकोज का, और एक अणु किसका प्राप्त होगा? गैलेक्टोज का। एक अणु ग्लूकोज और दूसरा अणु गैलेक्टोज प्राप्त होगा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है सर आपका माल्टोज, माल्टोज। अब माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो माल्टोज में क्या होते हैं? दोनों ही अणु किसके होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। जब हम माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो दो अणु ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। ये आपके हो गए डाईसैकेराइड। यहां से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वो पूछ लेगा निम्न में से डाईसैकेराइड है, तो पहली बात तो यह कि ये तीनों ही क्या है? डाईसैकेराइड। इसके अलावा कोई भी डाईसैकेराइड नहीं है। दूसरा इनमें से पूछ लेगा सुक्रोज के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है, लैक्टोज के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बनता है। इस तरीके से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा। एक चीज मैं और बता दूं, ये जो है सुक्रोज, अब सुक्रोज में क्या है? दो मोनोसैकेराइड हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज। ऐसे ही लैक्टोज में दो मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब प्रश्न पूछा जाता है कि दो मोनोसैकेराइडों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दो मोनोसैकेराइडों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो ध्यान रखना कि जब क्या होते हैं? दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, मोनोसैकेराइड। ये आपको प्रश्न पूछा भी गया है, जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आया है, बोर्ड के ब्लूप्रिंट में प्रश्न पूछा भी गया है। दो मोनोसैकेराइडों के बीच कौन सा बंध, तो ध्यान रखना ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। दो मोनोसैकेराइडों के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाएगा। ये बात किसकी हो गई? ओलिगोसैकेराइड की हो गई। सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 सरल शर्कराएं प्राप्त होती हैं, क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इनको कार्बन या मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड के रूप में जाना जाता है। इनमें सबसे प्रचलित शर्करा कौन सी है? डाईसैकेराइड है। डाईसैकेराइड का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, दो मोनोसैकेराइडों के बीच में कौन सा बंध, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर हुई होगी यहां तक बात। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या है? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड क्या है। स्टूडेंट्स काफी इंपोर्टेंट बात है और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो ये होते हैं उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले मोनो व ओलिगोसैकेराइड, मोनो व ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं,
तो उच्च अणुभार वाले मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इनको हम अशर्करा भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको अशर्करा भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि पॉलीसैकेराइड को अशर्करा क्यों कहते हैं? आपसे 1.5 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा या 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा कि पॉलीसैकेराइड को अशर्करा क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी संरचना कैसी होती है? अक्रिस्टलीय। संरचना कैसी होगी? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय संरचना होती है। दूसरा, ये कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? ये अवलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? ये अवलेय होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है अशर्करा। क्या कहा जाता है? अशर्करा। प्रश्न, अशर्करा क्यों कहा जाता है? तो ये अक्रिस्टलीय, रंगहीन एवं अवलेय होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अशर्करा कहते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं फ्रेंड, तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में सबसे पहले कौन से? एक तो सामान्य, एक तो क्या? सामान्य पॉलीसैकेराइड या साधारण पॉलीसैकेराइड, और दूसरे आते हैं जटिल पॉलीसैकेराइड। जटिल पॉलीसैकेराइड। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं? अगर हम सामान्य पॉलीसैकेराइड की बात करें तो एक तो इसमें आता है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। दूसरी में बात करूं यहां ग्लाइकोजन। दूसरा कौन सा है? ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ग्लाइकोजन हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूं स्टार्च। स्टार्च। इनको क्या कहा जाता है? सामान्य। जटिल में कौन कौन से आते हैं? तो जैसे बात करूं लिपिड। लिपिड। जैसे बात करूं पेक्टिन। पेक्टिन। जैसे बात करूं हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज। इनको क्या कहा जाता है? इनको जटिल पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सरल या साधारण पॉलीसैकेराइड कौन सा है? निम्न में से जटिल पॉलीसैकेराइड कौन सा है? तो जटिल पॉलीसैकेराइड कौन से होंगे? ये, और ये कैसे होंगे? साधारण पॉलीसैकेराइड होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको इनसे पूछे जाएंगे। एक आपको पूछेगा इनका सामान्य सूत्र। पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर हम पॉलीसैकेराइड के सामान्य सूत्र की बात कर रहे हैं तो वो होगा C6H10O5। C6H10O5N होता है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे बात करूं प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। कहां पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सबसे शुद्ध सेल्यूलोज की अगर मैं बात करूं, सबसे शुद्ध, तो जो कपास है, कपास, या हम इसको क्या कहते हैं? रुई। रुई हम इसको कहते हैं। रुई या कपास क्या है? सबसे शुद्ध सेल्यूलोज है। आपसे प्रश्न भी पूछाएगा कि निम्न में से सबसे शुद्ध सेल्यूलोज कौन सा है? तो रुई या कपास है। एक तो मैंने बात कर ली कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। एक में बात करूं मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? मानव के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ग्लाइकोजन। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो शरीर है, हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हम जल्दी तो उपयोग में नहीं लेते। कब लेते हैं? बाद में ही तो लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 रोटी खा ली। अब 10 रोटी अगर मैं खा लूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि 10 रोटियों की ऊर्जा मैंने अभी उपयोग में ले ली, अभी तो मैं नहीं लूंगा। तो उनकी जो ऊर्जा है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के एकत्रित हो जाती है। जब वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होती है तो फिर उसमें से हम ऊर्जा को लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर पेक्टिन कहां पाया जाता है? पेक्टिन, तो पेक्टिन आप लोगों को पता है ये कहां पाया जाता है? ये फलों में पाया जाता है। पेक्टिन कहां पाया जाता है? फलों में।
एक और चीज बता दूं, ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को हम जंतु स्टार्च भी कहते हैं, जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहते हैं। लेकिन बात आती है कि सर स्टार्च फिर किसमें पाया जाता है, अगर मैं स्टार्च की बात करूं, स्टार्च तो पादपों में जो ग्लूकोज है उसका भंडारण क्या होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो स्टार्च किस किस में पाई जाती है, तो सबसे पहले बात करें तो आलू है, आलू में स्टार्च पाई जाती है सबसे ज्यादा। जैसे बात करूं धान है, जैसे बात करूं गेहूं है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें स्टार्च पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं सर लिपिड कहां पाए जाते हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है कि लिपिड कहां पाए जाते हैं, तो लिपिड पाए जाते हैं आपके पादप के रेशों में। कहां पाए जाते हैं, पादप के जो रेशेदार भाग होते हैं वहां क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं। सर हेमीसेल्यूलोज कहां पाया जाता है, अगर मैं इस हेमीसेल्यूलोज की बात करूं तो ये कहां पाया जाएगा, ये पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लिपिड है ये सेल्यूलोज के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। लिपिड कहां पाया जाएगा, सेल्यूलोज के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। तो ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की बात हुई फिनिश, यानी हमारा लास्ट वाला भी कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, फिनिश हो गया। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे एक बार दोबारा से बता दूं, प्रश्न पूछा जाएगा पॉलीसैकेराइड क्या है, तो उच्च अणुभार वाले मोनो और ओलिगोसैकेराइड। प्रश्न पूछा जाएगा इनको अशर्करा क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये अक्रिस्टलीय रंगहीन और अम्लीय होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, जटिल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं। प्रश्न पूछा जाएगा प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो सेलुलोज। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को कहते हैं। सबसे शुद्ध सेलुलोज क्या है, तो रुई या कपास है। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, आलू और धान में पाया जाता है। लिपिड कहाँ पाया जाता है, रेशेदार भागों में पाया जाता है। हेमीसेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये हमारा पॉइंट फिनिश हो गया कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल बारीकी से इसी तरह जैसे मैंने यहाँ भी आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा और आसान तरीके से सारी चीजें बता दी, उसी तरह से हम आगे प्रोटीन और एमिनो अम्लों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।